नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। 2024 का ये जो रणभूमि है वो अपने अंतिम पेज पे पहुंच चुका है। 2024 की रणभूमि समाप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है और 2024 की रणभूमि का जो लास्ट पेज है, पेज का वोटिंग है वो 1 जून को होना है। 1 जून को बिहार के करीब 8 सीटों पर, लास्ट बचे 8 सीटों पर वोटिंग होने वाला है। उसी दिन पटना, कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में भी वोटिंग है। लेकिन 2024 का रणभूमि जो कि अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। यूँ कहिए कि अब 1 जून के बाद ये 2024 का रणभूमि संपन्न हो जाएगा और 2024 की रणभूमि जब संपन्न होगा तो 4 जून को नतीजा आना है। लेकिन नतीजे आने से पहले आज हम आपको 4 राज्यों की ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड की सच्चाई बताने जा रहे हैं। वो 4 राज्य है दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा और बंगाल। दिल्ली की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर केजरीवाल और कांग्रेस 60-60 है। हरियाणा की बात करें तो किसान आंदोलन के कारण वहाँ एक माहौल बना। हरियाणा में पिछली बार बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी। दिल्ली में 60 में से 60 सीटें जीती थी और दोनों सीटों को मिला दे टोटल आंकड़ा कहाँ पहुँच जाता है ये भी जान लीजिए। दोनों सीटों को अगर हम मिला देते हैं 10 और 7 को तो टोटल आंकड़ा हो जाता है 17। इसके अलावा बंगाल की बात करें तो बंगाल में पिछली बार बीजेपी 18 सीटें जीती थी। एक पर उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव होने के कारण वो सीट बीजेपी गंवा दी थी। तो टोटल 17 सीटें अभी बीजेपी के पास है। लेकिन 2019 में बीजेपी 18 सीटों पर चुनाव जीती थी, तो हम 18 सीटों से ही जोड़ते हैं। 2019 में बीजेपी को 18 सीट मिली थी बंगाल से। इसके अलावा उड़ीसा से बीजेपी को 2019 में 8 सीटें मिली थी। दोनों ही सीटों को मिला दें तो आंकड़ा पहुँच जाता है 26। और इधर अगर हम 17 सीट को जोड़ दें तो यह आंकड़ा पहुँच जाता है 43 पर। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा और बंगाल, इन 4 राज्यों के 80 सीटों में 43 सीट जो है वो बीजेपी के पास है। यानी 43 सीट बीजेपी के पास में है, जबकि जो ऑपोजिशन के पास है सीटों की संख्या वो करीब 37 सीटें हैं। लेकिन आज हम आपके लिए विश्लेषण लेके आ रहे हैं, तो विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे तो आपको बताते चले कि 6ठे पेज के वोटिंग के साथ ही 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 89.50% जो है मतदान कंप्लीट हो चुका है, लॉक हो चुका है। 486 सीटों पर मतदान लॉक हो चुका है। बस 55 सीटें बची है और आखिरी पेज में उन सीटों पर वोटिंग होने जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार जैसे राज्यों में, जो कि दिल्ली का रास्ता खोलता है, वहाँ 32 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। आपको ये जानकर हैरानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली का रास्ता खोलता है, उस बिहार, उत्तर प्रदेश में हर चौथा वोटर जो है वो बेरोजगार है। बिहार, यूपी में हर तीसरा वोटर जो है वो हर मजदूर है। बिहार, उत्तर प्रदेश में हर दूसरा वोटर जो है वो महंगाई के गिफ्ट में है। ऐसे परिस्थिति में बिहार, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका 2024 की रणभूमि में दिखा सकता है। तेजस्वी यादव जो कि लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं और तेजस्वी के रैली में भीड़ उमड़ रहा है, ये भी नरेंद्र मोदी को परेशानी का सबक बन गए। रैलियों में भीड़ आने के कारण ही नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के अंदर कहीं ना कहीं ये डर है। और जो वोटों के समीकरण है उसमें कम से कम ऐसी बातें अब लग रही है कि इंडिया गठबंधन कम से कम 5 से 10 सीटें बिहार से निकाल लेगा। लेकिन बाकी सीटें जो एनडीए जीतेगा वो आसानी से नहीं जीतेगा, बल्कि कांटे की टक्कर आपको बिहार में काफ़ी सीटों पर देखने को मिलेंगे। यही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 35 से 40 सीट ऐसी होगी जहां आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा और कई सीट ऐसे हैं जहां अंतिम पल तक ये पता नहीं चलेगा बिहार, उत्तर प्रदेश में कौन जीतने जा रहा है। मतलब कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकता है लोकसभा सीटों पर। इसके साथ ही आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी या नहीं? तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार जिसकी भी बनेगी उसकी सरकार पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत के साथ बनने जा रही। समझ लीजिए किसकी सरकार बनने जा रही है। आखिरी पेजों के वोटिंग के बाद मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा। आखिरी पेजों के वोटिंग के बाद हम आपको क्लियर आंकड़ा बता देंगे कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने जा रही है। लेकिन इस वक्त हम नहीं बता सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी कुछ गाइडलाइन है और उसका पालन हमें करना पड़ रहा है।
दिल्ली में 60 लोकसभा सीटें। पिछली बार 2019 में इन 60 लोकसभा सीटों में एक तरफा बीजेपी की जीत हुई थी और इन 60 लोकसभा सीटों में कमल खिला था। 2014 का देखें तो 2014 में भी इन 60 लोकसभा सीटों पर कमल ही खिला था और दिल्ली पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गया था। क्या दिल्ली में एक बार फिर से वही परिस्थिति नज़र आ रहा है? तो आपको हम ये बता दें कि दिल्ली के 60 लोकसभा सीटों में कुछ लोकसभा सीट हैं जहां आपको टक्कर देखने को मिल सकता है, जैसे कि चांदनी चौक का जो इलाका है, चांदनी चौक का, वहां आपको टक्कर देखने को मिलेगा, फाइट देखने को मिल सकता है। दिल्ली में टोटल 60 लोकसभा सीटें, 3 से 4 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर आपको क्लोज फाइट देखने को मिलेगा। कांग्रेस की भी सीटें हैं और आम आदमी पार्टी की भी सीटें हैं जहां आपको नज़दीकी मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों पूर्वांचल से आते हैं, दोनों बिहार से आते हैं, उस सीट पर क्या कहानी होने जा रहा है? तो वहाँ से आपको ये देखने को मिला कि मनोज तिवारी एक बार फिर से चुनाव जीतते नजर आएंगे और इसके पीछे की वजह है कि कन्हैया कुमार ने जो पूर्व में भाषण दिए थे, उस भाषण के कारण वोटर जो कन्हैया कुमार के पक्ष में भी था वो कन्हैया कुमार से दूर हो गया और युवा पीढ़ी का हो या जो लोग फर्स्ट टाइम वोटर थे वो कन्हैया कुमार के पक्ष में थे। लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये सारे बातें बीजेपी की तरफ से वायरल किए गए कन्हैया कुमार के बारे में, तो कन्हैया की राहें अब दिल्ली में मुश्किल हो चुकी है और हो सकता है कि कन्हैया कुमार बड़े अंतरों से दिल्ली में अपने सीट से चुनाव हार जाए और वहाँ से मनोज तिवारी जीत जाए। बाकी दिल्ली का हाल अगर हम देखें तो दिल्ली में 3 या 4 सीटों पर टक्कर है, लेकिन उम्मीद करें कि दिल्ली में 60 सीट एक बार फिर से, भले ही कुछ सीटों पर ऐसी परिस्थिति होगी कि वोटों का अंतर कम हो जाएगा जीत का, लेकिन दिल्ली के 60 सीट को बीजेपी शायद निकाल ले। अभी कहना कठिन होगा, लेकिन 1 जून सारी एग्जिट पोल पर भी बात करेंगे और अपना भी अनुमान भी देंगे। तो दिल्ली में वोटिंग खत्म हो चुका है, इसलिए दिल्ली के बारे में आपको हम विस्तृत तौर पर जानकारी दे रहे हैं। अब आते हैं हरियाणा। हरियाणा में जो इस बार मुकाबला देखा जा रहा है, वैसे कई राजनीतिक विश्लेषक दावा करते हैं कि हरियाणा में 5 से 6 सीटों का लॉस बीजेपी को होने जा रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हरियाणा में बीजेपी का जो लॉस है वो 4 से 6 सीटों का है। मतलब बीजेपी का जो लॉस है हरियाणा में हो रही है, 50% से ज़्यादा सीटें शायद बीजेपी गवा दे, या फिर कई ऐसी सीटें हरियाणा में आप कह सकते हैं कि 10 में से 7 या 8 सीटें ऐसी है जहां आपको क्लोज फाइट देखने को मिलेगा। क्लोज फाइट देखने को मिलेगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या बीजेपी जीतती है? और अगर बीजेपी जीतती है तो समझ लीजिए कि बीजेपी बच गई हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के प्रति जो नाराज़गी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब हम आते हैं उड़ीसा पर। उड़ीसा में आखिर क्या होने वाला है? उड़ीसा किसके तरफ जा रहा है? उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव 60-60 हो रहा है, तो उड़ीसा पर सबकी नज़र है। क्या उड़ीसा में क्या होने जा रहा है? तो बता देना चाहते हैं कि उड़ीसा में बीजेपी की सीटों की संख्या लोकसभा में डबल होने जा रही है। उड़ीसा में अगर लोकसभा की बात करें तो बीजेपी को 21 में से 8 सीट मिला था 2019 में, लेकिन इस बार जो ये सीटों की संख्या डबल होने जा रही है। मतलब 21 में से 16 सीटें बीजेपी को मिलने जा रहे हैं। समृद्ध पात्रा ने एक बयान दे दिया था, उस बयान का लॉस समृद्ध पात्रा को सीट से हो सकता है, लेकिन जो अब उसके बाद समृद्ध पात्रा ने माफ़ी भी मांगा था। उसके बाद जो लोगों का सोच है वो थोड़ा बदल चुका है समृद्ध पात्रा के प्रति। उनका सीट जो है अभी भी खतरे के डाउन है और जीत हार का अंतर शायद समृद्ध पात्रा का जो सीट है वहाँ पर ज़्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन ये तय है कि उड़ीसा में इस बार बीजेपी की सीटों की संख्या डबल होने जा रही है। अगर डबल नहीं होती है, 16 सीटें नहीं आती है, तो 14 या 12 सीटें उड़ीसा में बीजेपी का आ जाएगा। 21 में से अगर 16 सीटें बीजेपी का आने वाला है तो समझ लीजिए कि उड़ीसा का ये जो रहा है वो बड़ा आसान हो गया। बीजेपी को इस बार उन राज्यों से सीटें मिलने को, उन राज्यों में बीजेपी को सीटें मिलेगा जिन राज्यों में आपने कल्पना भी नहीं किया हो। विधानसभा की बात करें तो नवीन पटनायक शायद एक बार फिर से उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन जाए। शायद क्या 100% ऐसा लग रहा है कि बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक का दल है वो विधानसभा का चुनाव जीत जाएगा और उड़ीसा में एक बार फिर से नवीन पटनायक की सरकार बनेगी। ऐसी भी परिस्थिति हो सके कि नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री का शपथ इस बार लेंगे वो बीजेपी के सपोर्ट के बिना शायद ना ले पाए। लेकिन उड़ीसा में ऐसी परिस्थिति है, लेकिन बीजेपी को शायद विधानसभा चुनाव में उड़ीसा में सफलता के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कि इस वक्त ऐसी परिस्थिति वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है वो ऐसी परिस्थिति नहीं कि नवीन पटनायक का सत्ता हिल जाए। लेकिन बीजेपी ने कोशिश बहुत की, लेकिन इस बार बीजेपी का जो है विधानसभा में भी सीटें उड़ीसा में बढ़ने जा रहा है। लेकिन उड़ीसा में लोकसभा चुनाव में सीटें डबल होने जा रही है, इस बात को आप नोट करके रखिए। उड़ीसा के बाद हम बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में इस समय
एक तूफान भी आया और बंगाल में अभी सभी सीटों पर वोटिंग नहीं हुई है। लेकिन 4 जून को बंगाल में किसके पक्ष में तूफान आने वाला है? क्या 4 जून को बीजेपी को कामयाबी मिलेगी? परिस्थितियों में देखें तो 42 लोकसभा सीटों में बीजेपी का जो सांसद है वो 17 है। 2019 में 18 सीटें जरूर बीजेपी जीती थी, लेकिन एक सांसद टीएमसी को चला गया था, टीएमसी में चला गया था बीजेपी को छोड़कर। इस कारण से उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में क्या 2019 का प्रदर्शन बीजेपी दोहरा रही है, या बीजेपी के जैसे कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कह रही है कि बंगाल में बीजेपी की सीटें एकदम घटने जा रही है? तो आपको बता देना चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी की सीटें 3 से 4 बढ़ सकती है। पिछली बार 18 मिला था, इस बार 22 मिल सकता है या 25 तक बीजेपी बंगाल में पहुंच सकता है। खासकर उन इलाकों से बीजेपी को कामयाबी मिलता दिख रहा है जो इलाका मुस्लिम बहुल सीट है। मुस्लिम बहुल सीट पे बीजेपी को इसलिए कामयाबी मिल रहा है कि बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। उसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल सीटों से बीजेपी को कामयाबी मिलते दिख रहा है। पहला कारण फैक्टर है कि ध्रुवीकरण का सियासत। बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति, आपको बताते चले कि ध्रुवीकरण की राजनीति किसी भी जगह पर, बंगाल हो बिहार हो, वहीं होता है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। इस स्थिति में आप बंगाल में जो है बीजेपी मजबूत है। दूसरा वजह यह है कि कांग्रेस भी अपना प्रत्याशियों को खड़ा किया, सीपीएम भी अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है। ऐसे परिस्थिति में बंगाल की जो सियासत है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और बंगाल में जो इस बार लग रहा है कि कम से कम 25 सीटें तो बीजेपी ले जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 30 पर भी जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति बन सकती है क्योंकि बंगाल के 42 में से 22 से 23 सीटें ऐसी होगी साथियों जहां मुकाबला क्लोज फाइट तक हो सकता है, नज़दीकी मुकाबला हो सकता है। अगर नज़दीकी मुकाबला होता है तो पिछले बार 2021 की बात करें जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब ये परिस्थिति हुई थी, क्लोज फाइट में बीजेपी हार गई थी। 50-100 वोट, कई जगह पर बीजेपी 30 वोटों से हारी थी। 2021 वाला वो अलायंसेस जो है वो इन टॉक पर लेवल आप देख लीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव का। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर आज के समय में हम बंगाल को देखें तो बंगाल में बीजेपी का सीटें बढ़ने जा रही है। 22 सीटें भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, शायद 30 पर पहुंच जाए, लेकिन 30 पर पहुंचना उतना आसान नहीं है। ममता बनर्जी वहाँ मजबूत है। बंगाल में एक और चीज़ देखने को मिल रहा है, बंगाल ही नहीं हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि जो वोटर है जो बीजेपी के अपोजिशन में रहता है, जिसे बीजेपी पसंद नहीं है, वो ये देख रहा है कि कौन सा प्रत्याशी बीजेपी को हरा सकता है, उसे वो वोट देने जाना। लेकिन कई वोटर ऐसे भी है बंगाल में जो ममता बनर्जी के वर्तमान शासन से नाराज़ है, वो सीपीएम और कांग्रेस के तरफ बढ़ा है। अगर वो सीपीएम और कांग्रेस की तरफ बढ़ा है तो अगर बीजेपी का वोटर एकजुट रहता है, और बीजेपी का वोटर जब एकजुट रहता है तो उसमें 2 या 3% भी वोट बीजेपी अलग वोटों को जोड़ लेता है, कि बीजेपी का वोटर जो बीजेपी का कैडर वोट है वो एकजुट रहता है, तो बंगाल में ममता बनर्जी के लिए 4 जून का तारीख एक सेटबैक भी हो सकता है। 4 जून को ममता बनर्जी को झटका भी लग सकता है। बीजेपी का कैडर वोटर जो है वो, अगर कोर वोटर जिसे आप बीजेपी का कह सकते हो, वो एकजुट रहता है, उसमें 1 या 2% आ जाता है एक्स्ट्रा, तो समझ लीजिए। और इधर सीपीएम कांग्रेस और उधर ममता बनर्जी में जो वोटर बढ़ रहा है, खासकर मुस्लिम वोटर जो बढ़ रहा है, उसके बाद ये हो सकता है कि बंगाल का सियासत शायद बहुत कुछ कह देगा, बंगाल का राजनीति शायद बहुत कुछ बता देगा। और मैं जब कहता हूँ बंगाल की राजनीति में बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सीपीएम कांग्रेस और ममता बनर्जी की शायद सबसे बड़ी गलती थी कि ममता बनर्जी सीपीएम कांग्रेस को साथ लेकर नहीं बल्कि अलग होकर लड़ी, इंडिया गठबंधन से अलग होकर लड़ी। उसका नुकसान आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। और एक बात मान लीजिए कि बीजेपी का जो कैडर वोटर है, बीजेपी का जो बंगाल में कैडर वोटर है जो बीजेपी को पसंद करता है, अगर वो वोट बैंक एकजुट रहा और फर्स्ट टाइम वोटर जो नया वोटर बने, जो 2024 में पहली बार वोट दे रहे हैं, उन वोटरों का सपोर्ट अगर बंगाल में मिल जाता है तो समझ लीजिए कि बंगाल का सियासत पूरी तरह से बदल जाएगा और ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं रहेगा। 1 जून का तारीख भी नज़दीक आने वाला है। उस दिन बंगाल के जो राजधानी है कोलकाता में वोटिंग है, और 1 जून को आप नज़र रखिए क्योंकि 1 जून के वोट प्रतिशत पर भी नज़र रखिए, और सारे चैनलों का जो एग्जिट पोल है वो भी आएगा। 1 जून को जब एग्जिट पोल आप देखिएगा तो कुछ चौंकाने वाले परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। बंगाल में अगर 2019 का वोट शेयर को देखिएगा तो ममता बनर्जी को बंगाल में 2019 में 43% वोट शेयर मिला था, जबकि
बीजेपी को 40% मिला था। आज के समय में ममता बनर्जी का वोट घटेगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है 30% के करीब मुस्लिम वोटर है, उससे ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटर पसंद करता है। लेकिन इसमें एक बात आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं कि इस बार कम से कम 5 से 6% जो मुस्लिम वोटर है वो जो है सीपीएम और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है। सीपीएम और कांग्रेस में जा रहा है। हिंदू वोटर अगर एकजुट रहता है, बीजेपी का जो कोर वोटर है वो एकजुट रहता है। बीजेपी को 2019 में 40% वोट मिला था। ये 40% अगर वोट शेयर एकजुट रहता है और इसमें अगर 1-2% फर्स्ट टाइम वोटर मिल जाए तो समझ लीजिए कि बीजेपी बंगाल में वो कर सकता है जिसकी शायद आज के टाइम में कोई राजनीतिक विश्लेषक ने अंदाजा भी नहीं लगाया है। वो वेस्ट बंगाल में हो सकता है। उड़ीसा में इस बार डबल हो सकता है, डबल नहीं होगा तो 14 या 15 सीटें बीजेपी उड़ीसा में जीत जाएगा। दिल्ली में बीजेपी 60 सीट शायद बचा लेगा। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन जो नुकसान हरियाणा में हो रहा है उसकी भरपाई बीजेपी बंगाल से कर लेगा। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को इस बार सीटें मिल रहा है। लेकिन 2021 पे आते हैं, 2021 में बीजेपी का वोट शेयर कितना था वो भी आपको हम बता देते हैं। 2021 में ममता बनर्जी का जो वोट था शेयर था वो 48% तक पहुंच गया था। और ममता बनर्जी का वोट कैसे बढ़ा था 2021 में, तो वो जानने के लिए आप 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान जो मैंने अलायंसेस की थी उस अलायंसेस को जरूर देख लीजिए। वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पर इंटॉक पर मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। 2021 में हुआ ये कि बीजेपी की सरकार आने की संकेत मिल चुका था बंगाल में। फिर पीके उस समय ममता बनर्जी के साथ थे। पीके ने भी कई राजनीति के खेल खिलाने के इसके साथ ही 2021 में जो सीपीएम के वोटर था, जो कांग्रेस का कोर वोटर था, वो इसलिए ममता बनर्जी को वोट देने चला गया। वो पसंद नहीं करती थी, वो वोटर ममता बनर्जी को पसंद नहीं करती थी। उन वोटरों में वजह ये बन गया कि वो वोटर इसलिए एकजुट हो गया क्योंकि उसे डर था कहीं बीजेपी वेस्ट बंगाल में सरकार ना बना ले और सीपीएम और कांग्रेस के वोटर ममता बनर्जी के पक्ष में चला गया। शायद कांग्रेस का वोटर उतना नहीं है, लेकिन सीपीएम का वोटर बंगाल में शिफ्ट हुआ। 6 से 7% से ज़्यादा बंगाल में जो ममता बनर्जी का वोटर है। 43% 2019 में वोट शेयर था ममता बनर्जी का, तो 48% पर पहुंची। 5% के करीब वोट शेयर जो था वो सीपीएम का था। सीपीएम का वोट जो था वो शिफ्ट हो गया ममता बनर्जी में, इसलिए क्योंकि बीजेपी को रोकना था। इसमें जब बंगाल इलेक्शन हो रहा था उस दौरान मैं एनालिसिस भी कर रहा था। उस दौर में मैंने ये आपको बताया भी था, इंटॉक पर ही बताया था कि करीब ज़्यादातर सीटों 100 से ज़्यादा सीटें थी जहाँ बीजेपी 100 या 50 या 40 या 20 वोट से हारी है। उन 100 सीटों पर बीजेपी अगर जीत जाती तो कहानी उलट हो जाता, तो ममता बनर्जी की सरकार 2021 में चली जाती। लेकिन आज के समय में जब 2024 में हम हैं, 2026 में ममता बनर्जी की सरकार बचेगी या नहीं वो काफ़ी हद तक इस चुनाव पर निर्भर है। क्योंकि इस चुनाव में अगर बीजेपी का सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़ गया तो बीजेपी जोश में रहेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी इसके बाद बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही बताते चले कि 2021 विधानसभा चुनाव हारने के पीछे बीजेपी का एक और बड़ा कारण था। बंगाल में जब 2021 का चुनाव हो रहा था उस दौरान टीएमसी के जो लोग थे वो पूरी तरह से बीजेपी में शिफ्ट हो चुके थे। इस वजह से भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि टीएमसी के लोगों को जनता पसंद नहीं कर रही थी और जनता को, बंगाल के लोगों को ऐसा लगने लगा कि टीएमसी को वोट दीजिए या बीजेपी को वोट दीजिए। और अगर बीजेपी भी सत्ता में आती है तो शायद सारे टीएमसी के जो लोग हैं, जैसे बीजेपी के नेता टीएमसी के गुंडे तक कह देते हैं, वही टीएमसी के नेताओं को, वही टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी अपनी पार्टी में ला रहा था। 2021 में वो परिस्थिति आ चुका था जब काफ़ी सारे ममता बनर्जी के जो लोग थे वो बीजेपी में आ चुके थे सत्ता बदलने के कारण। लेकिन उस वक्त हुआ क्या, सीपीएम के जो वोटर थे, कांग्रेस के जो वोटर थे, वो ममता बनर्जी में शिफ्ट हो गया और ममता बनर्जी को वहाँ पर जीवन दान मिल गया, ममता बनर्जी को वहाँ पर एक मौका मिल गया। लेकिन 2024 इससे अलग है। इंडिया गठबंधन मजबूती से बंगाल में चुनाव लड़ रहा है और बंगाल का जो 30% मुस्लिम वोटर है वो 30% मुस्लिम वोटर गेम चेंजर हो सकता है। और मुस्लिम इलाकों में ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर अगर कांग्रेस की तरफ कुछ % भी जाता है तो वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा होने जा रहा है। मतलब बंगाल में बीजेपी की सीटें पिछली बार से बढ़ने जा रही है। इस बात को नोट कर लीजिए। शायद इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी होगी। अगर वो इंडिया गठबंधन में रहती तो शायद ममता बनर्जी को नुकसान नहीं होता। लेकिन अभी कहना कठिन है क्योंकि आखिरी पेज का वोटिंग होना है और जब आखिरी पेज का वोटिंग हो जाएगा तब हम बंगाल पर
फाइनल अपडेट देंगे। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और बने रहिए इन टॉक पर, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।